देखिए ये मैप है इंडिया का, जो 1947 में भारत ऐसा दिखता था। ये वेस्ट पाकिस्तान आप देख सकते हैं, जहाँ पे आज पाकिस्तान है, राजपूताना है जहाँ पे आज राजस्थान है, और इंडिया दैट टाइम वाज नॉट ए कंट्री, इट वाज डिवाइडेड इनटू मैनी प्रिंसली स्टेट्स। और ये काम किसने किया? ये काम किया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जिन्होंने इंडिया को इतनी सारे प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ के हमारा महान भारत बनाया। चलिए टॉपिक पे आते हैं। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? फेडरलिज्म होता कैसे वो देखिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी, संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। फेडरलिज्म की सफलता के लिए संवैधानिक प्रावधान तो होने ही चाहिए, साथ में और भी कई चीज़ें चाहिए। देखिए, इफ़ द फेडरलिज्म एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया, अगर जो संघीय जो प्रयोग है अगर सफल हुआ है भारत में, तो यह केवल इसलिए नहीं है कि संविधान में इसके प्रावधान क्लियरली लिखे हुए हैं। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री। फेडरलिज्म की मेन सफलता की वजह यह है कि जिस तरीके की यहाँ पे लोकतांत्रिक राजनीति होती है, उस वजह से भारत में जो संघ सरकार है, जो संघवाद है, वो सफल हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत का यह जो लोकतांत्रिक जो परिप्रेक्ष्य है, इसमें सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि सभी लोकतांत्रिक तरीके से आ सकता है, गवर्न कर सकता है, देश को चला सकता है। दिस इंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम शेयर्ड आइडियल्स इन आवर कंट्री। यह इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि जो संघवाद की जो आत्मा है, जो सोच है, जो मोटो है, और जो विविधता के जो सम्मान है और एक साथ रहने की जो इच्छा है, ये जो सारे के सारे क्या है, दीज आर शेयर्ड आइडियल्स इन आवर कंट्री। ये हमारे देश की आदर्श हैं कि हम सभी को एक दूसरे से दिक्कत नहीं है, हम प्यार से एक साथ रह सकते हैं, डाइवर्सिटी को हम रिस्पेक्ट करते हैं, और जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषा के आधार पर राज्य। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड ए मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन कंट्री। हमारे देश में जो लोकतांत्रिक राजनीति है, इसमें भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए थे। यह बेहद ज़रूरी, उस समय के हिसाब से बेहद ज़रूरी कदम था। इफ़ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया व्हेन इट बिगेन इट्स जर्नी एज ए डेमोक्रेसी इन 1947, अगर आप भारत की यात्रा को देखें, 1947 में जो भारत आज़ाद हुआ था और भारत एक लोकतांत्रिक शक्ति बना था, उससे लेके आप 2017 तक देखिए या आप 2020 तक देखिए, यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस। आप जो बदलाव हुए हैं, उन बदलावों का विस्तार को देख के आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होंगे। मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वेनिस्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। बहुत सारे पुराने राज्य हैं वो गायब हो चुके हैं, बहुत सारे नए राज्य हैं वो आए हैं। हम देखते हैं कि जो भारत का 29वां राज्य बना है, जिसका नाम हमें पता है तेलंगाना है। कब बना था आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, 2 जून 2014 को यह अस्तित्व में आया था, और उस दिन से हमारा जो प्यारा भारत है उसके 29 स्टेट्स हो चुके हैं। एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड। भारत में जो राज्यों के हम देखते हैं उनका विस्तार बदला है, उनके क्षेत्रफल बदला है, उनकी बाउंड्रीज चेंज हुई है, उनके नाम बदले हैं। ऐसे भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमें पता है कि हमारा जो स्टेट है राजस्थान, वो भी आज की जो इसकी तस्वीर है वो कब आई थी? 1950 में नहीं आई थी, 1956 में आई थी। इन 1947 में द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। 1947 में भारत के जो राज्य थे उनके कईयों की बाउंड्रीज को बदला गया ताकि नए राज्य बनाए जा सके। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। ये इसलिए किया गया ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग हैं वो एक राज्य में रह सकें। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर। और कई जो राज्य थे वो भाषा के आधार पर नए होकर संस्कृति के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर, ज्योग्राफी के आधार पर भी बनाए गए थे। तो हमें ये पता होना चाहिए। हम देखते हैं हमारा राज्य, देखते हैं कि हमारा राज्य राजस्थान है, जो आप उसकी बाउंड्री देखें तो काफ़ी कटी फटी तरीके से दिखती है। ऐसे एमपी की दिखती है। इधर आप देखें तो अपना स्टेट है वो यूपी से टच होता है, उधर आप देखें तो थोड़ा सा हिस्सा है वो पंजाब से टच होता है, इधर आप देखते हैं तो हरियाणा से जो टच होता है। तो हमने कभी ये सोचा होगा कि ये जो बाउंड्रीज है वो सेट किसने की होगी, कौन से वो आधार रहेंगे, वोट दोज बेसिस जिनके आधार पर ये लाइन्स है वो खींची गई है। वो आधार थे, वो जो बेसिस थे वो तो ज्योग्राफी थी, कल्चर था, एथनिसिटी थी, और सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज भी थी। दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। इसमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य हैं वो भी शामिल होते हैं। हमें पता है
कि बिहार से अलग होकर झारखंड बना था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बनाया गया था। ये जो राज्य बनाए गए थे इनकी कई वजह थी। इनको कईयों को बनाया गया था ताकि जैसे मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश जो था उसको प्रशासनिक दृष्टि से उसको कंट्रोल करना मुश्किल काम था। इसलिए जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से उसको अलग करके छत्तीसगढ़ किया गया था। ज्योग्राफिकली हमने क्या किया, उत्तराखंड को हमने यूपी से अलग कर दिया। तो ये सारे चेंजेस है वो आते रहते हैं और यही खूबसूरती है कि हमारा जो कंट्री है उसके जो आप स्वरूप को देखते हैं तो बाहर से कितना खूबसूरत है, अंदर से इसमें बदलाव है वो होते रहते हैं और होने भी चाहिए। आगे देखिए, व्हेन द डिमांड फॉर द formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. जब भाषा के आधार पे राज्यों को बांटने की मांग उठी तो हमारे बहुत सारे उस समय के जो नेता थे वो इस बात से डर गए थे कि हो सकता है जब हमारी कंट्री में भाषा के आधार पे राज्य बनाने की मांग की जाए तो इससे देश की एकता को खतरा है, देश से उसके टुकड़े हो जाएंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम, और हमारी जो केंद्र सरकार थी उसने बहुत समय तक तो इसको रोके रखा, उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं तोड़ा। बट द एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। लेकिन अब जो हम अनुभव देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इससे हमारा देश अलग नहीं हुआ है, देश की एकता को खतरा नहीं है, बल्कि हमारा देश और ज़्यादा एक हुआ है। हमने पढ़ा होगा जैसे पोटी श्री रामुलु जी थे, उन्होंने जो अपनी भाषा के आधार पर राज्य के लिए उन्होंने भी डिमांड की थी। ऐसे बहुत सारे उस टाइम आंदोलन हुए थे जिसके बदले में फिर भारत सरकार को झुकना पड़ा और उनके खिलाफ भारत सरकार को उनकी डिमांड्स को मानते हुए नए स्टेट्स बनाने पड़े थे। लेकिन उससे भारत को नुकसान नहीं हुआ, कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हुआ था। इट हैज़ आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और इससे क्या हुआ, उन राज्यों को एडमिनिस्ट्रेट करना भी आसान हो गया। देखिए लैंग्वेज पॉलिसी, ए सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। भाषा की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, दूसरा जो टेस्ट है इंडियन फेडरेशन के लिए वो क्या है, भाषा की पॉलिसी। और कॉन्स्टिट्यूशन डिडंट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारे संविधान ने किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज की स्टेटस है वो नहीं दिया। हमारी हमारे राज्य की हमारी राष्ट्रीय भाषा एक भी नहीं है। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को ऑफिशियल आधिकारिक भाषा कहते हैं, बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। क्यों, लेकिन हिंदी है वो केवल 40% भारतीयों की मदर टंग है। देयरफॉर देयर वर मैनी सेफ गार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज। इसलिए बाकी भाषाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए कई पहले से प्रावधान है। हिंदी के अतिरिक्त देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी के अलावा 21 और भाषाएं हैं जिनको हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कर रखे हैं। कौन से में, 8वीं अनुसूची में। ए कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। कोई भी कैंडिडेट जो राष्ट्रीय स्तर की कोई परीक्षा देता है तो वह उन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा का चुनाव कर सकता है। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। राज्यों की खुद की आधिकारिक भाषाएं अलग हो सकती है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। और उन राज्यों के जो भी आधिकारिक काम होंगे वो उन्हीं आधिकारिक भाषाओं में होते हैं। अनलाइक श्रीलंका से उल्टा, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड ए वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। हमारे जो नेता थे उन्होंने हिंदी के उपयोग को बढ़ाने में, हिंदी के उपयोग करने में बहुत ही ज़्यादा उन्होंने सावधानी बरती। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आधार पर अगर हम बात करें, द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पज वाज टू स्टॉप इन 1965। अंग्रेजी का उपयोग ऑफिशियल पर्पजेज के लिए 1965 में रोक देना था। हाउएवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे राज्य थे, अगर हम इंडिया के साउथ में चलें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो हिंदी को इतना अच्छे से नहीं जानते हैं, वो हिंदी को इतना अपने करीब नहीं पाते हैं। तो उनकी डिमांड थी कि इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रखना चाहिए। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक ए वायलेंट फॉर्म। तमिलनाडु में यह जो आंदोलन था वह हिंसक रूप उसने ले लिया था। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पजेज। जो हमारी केंद्र सरकार थी उसने सहमति जताई कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी आधिकारिक भाषा है वो बनाया जाएगा। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सोल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। बहुत सारे आलोचक वो ये कहते हैं कि यह काम किस लिए किया गया, जो अंग्रेजी बोलने वाले जो अभिजात्य वर्ग था, जो एलिट ग्रुप था, उसको खुश करने के लिए यह काम किया गया। प्रमोशन ऑफ हिंदी
continues to be the official policy of the government of India. हिंदी का प्रचार करना फिर भी भारत के जो सरकार की आधिकारिक नीति रही है. Promotion doesn't mean that the central government can impose Hindi on states where people speak a different language. लेकिन हिंदी के प्रचार का मतलब ये नहीं है कि हमारे भारत की सरकार है वो ऐसे राज्य में भी हिंदी को प्रमोट करे जहाँ के लोग हैं वो हिंदी को नहीं समझते हैं. ये प्रमोशन का मतलब बिल्कुल भी नहीं है. The flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself in. इसीलिए जो उस समय के नेता थे उनकी दूरदर्शी जो सोच थी, जो फ्लैक्सिबिलिटी थी उनके आइडियाज़ में, उसी का परिणाम है कि जो श्रीलंका ने भाषा के आधार पर जो दंगे जिस तरीके का जो वहाँ पे उपद्रव फेस किया वैसा भारत ने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने भारत में जो भारत के लीडर्स थे उन्होंने हिंदी या इंग्लिश या कोई भी इन 22 लैंग्वेजेस में से किसी के साथ भी अनजस्ट नहीं किया. बाकी हम आगे पढ़ेंगे. थैंक यू.